हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक और नई ड्रामा एक्सप्लेनेशन में। इस बार जो मैं आपको ड्रामा एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसका नाम है द पोटैटो लैब, जो कि रिसेंटली स्टार्ट हुआ है। तो इसका कोई भी एपिसोड आपसे मिस ना हो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो देरी ना करते हुए चलिए शुरुआत करते हैं पार्ट 1 की। ड्रामा की शुरुआत होती है बहुत ही सुंदर फील्ड्स को दिखाने के साथ, जहाँ एक आदमी उन्हीं फील्ड्स में घूम रहा था। जिसके बाद हमें अलग अलग लोगों को दिखाया जाता है जो कि फार्मिंग भी कर रहे थे और पोटैटोज की खासियत बता रहे थे कि उनके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पोटैटोज हैं। फार्मर्स से लेकर रिसर्चर तक सभी पोटैटोज की खासियत बता रहे थे कि ये फन भी है और साइंस भी। कुछ लोग तो कमर्शियल करते हुए उसे यूनिवर्स का फ्यूचर तक बताने लगते हैं। यही हमें पता चलता है कि ये कमर्शियल था सुनियो पोटैटो फूड इंडस्ट्री का। यही हमें पता चलता है कि सारी इन्फॉर्मेशन और ये सभी लोग सुनियो पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट से हैं, जो पिछले 33 सालों से पोटैटो रिसर्च कर रहे हैं। अब इसी बीच सीन शिफ्ट होता है और हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो एक टाउन के कुछ लोगों को यही इंट्रो वीडियो दिखा रहा था। जिसके बाद वो एक फूड रिसर्चर को वहां बुलाता है और यहीं पर हमें दिखाया जाता है हमारे ड्रामा की लीड एक्ट्रेस मी क्योंग को, जो कि बड़े ही स्टाइल में उनके सामने आती है और उनकी तारीफें करना शुरू कर देती है, क्योंकि वही वो फार्मर्स थे जो उन पोटैटो की फसल उगाते थे। उन्हें इम्प्रेस करने के लिए घुटनों पर बैठकर उन्हें थैंक्स कहने लगती है। जिसके बाद वो सीधे अपने मेन टॉपिक पर आती है और उन्हें बताने लगती है कि पोटैटो सिर्फ फसल नहीं है, बल्कि ये सिकनेस को दूर रख के लॉन्गेटिविटी भी देते हैं। और वो उन्हें इसी तरह के पोटैटो के बारे में बताने वाले हैं। मिगियन का कॉन्फिडेंस काफी हाई था, पर जैसे ही वो उन्हें पोटैटो स्पीसीज का नाम जॉनसन पोटैटो बताती है, वो सब काफी शॉक हो जाते हैं। वहीं पर बैठी एक लेडी उसे कहने लगती है कि उसने इसके बारे में पहले भी सुना है और नेक्स्ट टाउन के लोगों ने बताया है कि इस स्पीसीज को लगाने से उनका सब कुछ बर्बाद हो गया। मिग्योंग खुद को और उन पोटैटोज को डिफेंड करने के लिए कहती है कि लास्ट ईयर काफी ज्यादा बारिश होने की वजह से ऐसा हुआ, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। तभी एक और आदमी कहता है कि जो पोटैटोज खुद हैवी रेन को सरवाइव नहीं कर पाए, उन्हें खाकर इंसान क्या सरवाइव कर पाएंगे। उसी समय एक और आदमी जैसे ही बोलता है, मिग्योंग समझ जाती है कि ये इन सभी का रिप्रेजेंटेटिव है। वो आदमी भी इधर उधर की बातों को छोड़कर सीधे मुद्दे की बात पर आता है और उससे पूछने लगता है कि वो उन्हें कितना पे कर पाएंगे। मिग्योंग 800 से शुरू करते करते 900 पर पहुंच जाती है कि वो उन्हें पर केजी के हिसाब से 900 पे करेंगे। पर वो आदमी भी 950 से नीचे उतरने को तैयार ही नहीं था। साथ ही कहता है कि उसके बाकी कॉम्पिटिटर्स 950 पे कर रहे हैं और यहाँ आकर उन्हें कन्विंस करने से पहले उन्हें इतना तो सोचना ही चाहिए था कि कम से कम प्राइस उन्हें 950 सेट करना होगा। जिसके बाद वो काफी देर इस चीज पर बहस करने लगते हैं और कुछ देर बाद जब मी गैंग अपने सामान को पैक करके गाड़ी में रखने लगती है और काफी ज्यादा इरिटेट भी लग रही थी, हम समझ जाते हैं कि उसकी ये डील फाइनल नहीं हुई। मी गैंग भी गुस्से में अपने साथी को कहती है कि उसने कई बार हायर अप्स को बताया है कि उन्हें कंपेटिटर से कम्पीट करने के लिए प्राइस को अच्छा देना होगा, लेकिन वो लोग सुनने को राजी ही नहीं है। वहीं उसका साथी भी उसके गुस्से को शांत करने के लिए उसके माथे पर नो स्मोकिंग का स्टिकर लगा देता है और कहता है कि उसका गुस्सा शांत कराने के लिए उसे यही इंस्ट्रक्शन मिले थे। मिगिंग भी डील फेल होने की वजह से इतना ज्यादा गुस्से में थी कि वो ये विश करने लगती है कि सुनियो इंडस्ट्री जल्द ही खत्म हो जाए। और इसी बीच सीन शिफ्ट होता है और ड्रामा में एंट्री होती है हमारे लीड एक्टर की, जिसका नाम है सो बेखो, जो कि एक सूटकेस सा लेकर सोनियो फूड रिसर्च कंपनी में पहुंचता है। इसी बीच सीन शिफ्ट होता है जहां पे मी ग्योंग और वही आदमी दोनों एक जगह पहुंचते हैं, जहां पर उनके बाकी सभी मेंबर्स बैठकर डिनर की तैयारी कर रहे थे। उन्हें देखकर वो सब भी काफी खुश हो जाते हैं। यहीं हमें पता चलता है कि जो आदमी मी ग्योंग के साथ घूम रहा था, ये उसके काम का पहला दिन था और वो कंपनी में एक न्यू एम्प्लॉय है। वो उसके आने की खुशी भी मनाते हैं। पर फिर मी ग्योंग से पूछने पर कि कॉन्ट्रैक्ट का क्या रहा, मी ग्योंग कहती है कि उनके हाथ से कॉन्ट्रैक्ट चला गया, क्योंकि कंपेटिटर कंपनी 940 वॉन पर केजी पर उनके साथ कॉन्टैक्ट करने में सक्सेसफुल रही। उसी समय एक एम्प्लॉय के कहने पर कि लास्ट ईयर उन्होंने काफी अच्छा प्रॉफिट बनाया था, इस वजह से वो इस बार इस डील को करने में सक्सेसफुल रहे। और साथ ही कहती है कि ऐसा करने से तो उनके एम्प्लॉयज को अच्छा खासा बोनस भी मिला होगा। उनका लीडर कहने लगता है कि वो एक रिसर्चर हैं और उन्हें इस तरह की मटेरियलिस्टिक बातों के बारे में नहीं सोचना चाहिए और वो सब ह्यूमैनिटी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। पर ये सुनकर मिगंग इरिटेट होकर कहती है कि अब क्या उन्हें उनका पूरा लेक्चर सुनना होगा और क्या वो आराम से खाना नहीं खा सकते। जिसके बाद वही न्यू एम्प्लॉय भी कहने लगता है कि वो उसके आने की खुशी में सबके लिए गाना गाएगा। दूसरी ओर दिखाया जाता है बेखो को, जो कि सुन्यो फूड रिसर्च के सीईओ के रूम में पहुंच गया था, जो किसी आदमी के साथ किसी कॉन्ट्रैक्ट पर सिग्नेचर कर रहा था। बेखो को वहां देखकर सीईओ चोई भी थोड़ा सरप्राइज हो जाता है और उसके वहां आने का रीजन पूछता है। बेखो भी बड़े स्टाइल में कहता है कि उसे सारे सिचुएशन को सॉर्ट आउट करने के लिए सिर्फ 10 मिनट ही लगेंगे। सीईओ के पूछने पर कि वो किस बारे में बात कर रहा है, बेखो कहता है कि उन्होंने पहले
वॉन हान रिटेल्स के साथ एक एमएनए साइन किया था और सारी चीजें फाइनलाइज भी होने वाली थी। लेकिन अचानक ही उन्होंने अपना मन बदल लिया और अब इस सिचुएशन को देखकर वो समझ पा रहे हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। साथ ही कहते हैं कि उन्हें किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को इस तरह से साइन करने से पहले कम से कम बैकग्राउंड चेक तो कर लेना चाहिए। जिसके बाद वो उसी आदमी की पूरी कुंडली खोल देता है जो वहां पर एक फॉरेन इन्वेस्टर बनकर आया था। बेखो सीईओ को बताता है कि ये आदमी एक फ्रॉड है। इसने अभी तक जितनी भी कंपनियों में इन्वेस्ट किया है ये उनके शेयर्स को मैनिपुलेट करके उनका पैसा चुरा लेता है और जितनी भी कंपनियों में इसने इन्वेस्ट किया है वो सब बैंकरप्ट हो गई। ये सुनकर सीईओ भी काफी सरप्राइज हो जाता है। बेको भी कहता है कि उन्हें बैकग्राउंड चेक करना चाहिए, लेकिन जिस तरह के उनके डिसीजन रहे हैं उसे उनसे यही उम्मीद थी। साथ ही पहले कहता है कि अब चॉइस उनकी है, पर फिर उन्हें ये भी एहसास दिला देता है कि उनके पास अब सच में कोई चॉइस नहीं है, उन्हें वन हन रिटेल्स के साथ ही मर्ज होना पड़ेगा। वहीं दूसरी ओर वो सब जो कि अभी भी रेस्टोरेंट में एंजॉय कर रहे थे, जैसे उन्हें पता चलता है कि सन्यन पोटैटो रिसर्च वन हन के साथ मर्ज हो रही है, वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं। और उन सबसे ज्यादा शौक हमें मीग्योंग लग रही थी और ये हमें पता चलता है कि मीग्योंग पहले वन हन रिटेल में ही काम करती थी, जिसे वहां से निकाल दिया गया था और इस चीज से वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में भी थी। अब बैको जैसे ही अपनी ऑफिस बिल्डिंग में पहुंचता है उसके कुछ साथी कलीग्स उसकी तारीफें करना शुरू कर देते हैं। एक लेडी कहने लगती है कि वो अपने काम में इतना परफेक्ट है कि चेयरमैन हमेशा ही उसकी तारीफ करते रहते हैं। वो कहते हैं कि जब तक स्ट्रेटेजिंग टीम में बैको है उन्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। वो लेडी उसके करे काम भी गिनाती है कि जब वो कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में एंटर करना चाहते थे तो उसने 3 कंपनियां खरीद ली थी और अब जब वो एफएनबी में जाना चाहते हैं तो उसने नेशन की सबसे टॉप कंपनी को खरीद लिया है। उस लेडी के कहते ही कि उसके इस सक्सेस के लिए उन्हें आज पार्टी तो करनी चाहिए। अचानक ही बैको कहता है कि क्या पार्टी करना जरूरी है और आखिर वो पार्टी क्यों करेगा। उसके आंसर से वो काफी सरप्राइज लग रहे थे कि उसी समय एक आदमी दौड़ते हुए वहां आता है और बैको को बुलाता है। बाहर जाकर वो देखते हैं कि एक आदमी फायर एक्सटिंग्विशर लेकर लॉबी में हंगामा मचा रहा था और सिक्योरिटी से लड़ते हुए कह रहा था कि उसे बैको से मिलना है। कुछ ही देर बाद बैको भी अपने उन्हीं कलीग्स के साथ वहां पहुंच जाता है। उस आदमी को देखकर दूसरा आदमी कहने लगता है कि ये तो आईआर टीम का मैनेजर है जिसे पिछले हफ्ते ही निकाल दिया गया है। बैको को देखते ही वो आदमी और भी ज्यादा गुस्से में हो जाता है और सिक्योरिटी से लड़ते हुए सीधे उसके पास पहुंचता है। बैको भी उसे इग्नोर करके जैसे एक डोर के पास जाता है वो आदमी उसे पीछे से मारने के चक्कर में उसकी ओर दौड़ता है और बैको दरवाजा खोलकर उसे अंदर ले जाता है और गेट भी बंद कर लेता है। अब बैको को सामने देखकर वो आदमी गुस्से में उसके ऊपर चिल्लाने लगता है और कहता है कि आज वो उसे जान से मार डालेगा। पर बैको तो उसे अभी भी और भी इरिटेट किया जा रहा था कि उसे जो भी करना है वो यहाँ पे कर सकता है, उसकी वजह से बाकी लोग क्यों परेशान हो। ये सुनते ही वो आदमी इरिटेट होकर वहां पर रखे एक स्टिक उठाकर बैको को मारने की कोशिश करने लगता है, पर वो उससे बड़ी ही आसानी से बचता है। पर फिर अचानक ही कहने लगता है कि क्या उसे सच में ऐसा लगता है कि उसे मारना उसके लिए वर्थ इट होगा। वो आदमी भी उसकी बात नहीं समझ पा रहा था। बैको उसे कहता है कि अगर उसने उसे मारा तो उसे अच्छा खासा पैसा चुकाना पड़ेगा। वो आदमी भी कहता है कि इस समय उसके लिए पैसा कोई बड़ी बात नहीं है, पर बैको के बताते ही कि उसकी मौत के बाद उसे उसकी फैमिली को पूरे 2.1 बिलियन वॉन कंपनसेट करने पड़ेंगे। वो आदमी चुपचाप उस स्टिक को वहीं रख देता है। इसके बाद भी जब वो आदमी उससे झगड़ने की कोशिश करता है बैको उसे ऑर्डर आ देता है कि अगर इस चीज़ को भी लीगली देखा जाए तो इस चीज़ की वजह से भी उसके ऊपर केस हो जाएगा और उसकी अब तक की पूरी सेविंग्स, उसकी प्रॉपर्टी, सारी कुछ रिपोसेस्ड हो जाएगी। और ये सुनकर वो और भी ज़्यादा घबरा जाता है और बैठकर रोना शुरू कर देता है। वो जैसे कहना शुरू करता है कि वो पिछले 20 साल से कड़ी मेहनत से इस कंपनी के लिए काम कर रहा है और वो उसके साथ ऐसा नहीं कर सकते। बैको फिर से शुरू हो जाता है कि ऐसा सिर्फ उसे लगता है और शायद वो क्लियरली नहीं समझ पाया था तो उसे दोबारा उसकी कमियां बताएगा। और जैसे ही वो दोबारा से उसकी कमियां गिनाना शुरू करता है वो इरिटेट होकर उस पर चिल्लाना शुरू कर देता है। अंदर ऐसी आवाजें सुनकर वो लोग भी मास्टर की से दरवाजा खोलते हैं कि कहीं वो आदमी बैको को हर्ट ना कर दे, पर अंदर जाकर वो देखते हैं कि बैको ने तो पहले ही उसे जमीन पर गिराया हुआ है और वही लेडी उन्हें बताती है कि वो पहले स्पेशल फोर्सेज में था। अब जैसे ही काम फिनिश करके बैको बाहर आता है उसी समय उसका एक और साथी मिल जाता है और उससे उसके हालचाल पूछने लगता है। पर बैको तो अभी भी थोड़ी जल्दी में लग रहा था उस आदमी के कहने पर कि अब उसे कुछ दिन थोड़ा सतर्क रहना होगा क्योंकि अब चारों तरफ उसी के बारे में बात चलेगी। बैको कहने लगता है कि उसे इस सब चीज की आदत है। साथ ही वो उस आदमी को पहले घर जाने के लिए कहता है कि उसे किसी और काम से कहीं पर जाना है और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो सुनियो रिसर्च कंपनी में ही आ गया था और असल में वो यहाँ पर सिर्फ उनके साइनेज के उस टूटे हुए लेटर को सही करने आया था और इसे भी सही करके वो बहुत ही ज्यादा सेटिस्फाई फील कर रहा था। और इसी सीन के साथ ये पार्ट यहाँ पर खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं द पोटैटो लैब के न्यू पार्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।